जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश हित प्यार नहीं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं 74वें स्वतंत्रता दिवस की। आज स्वतंत्रता दिवस है, 15 अगस्त है। हो सकता है वीडियो एक दो दिन आगे पीछे आप लोगों तक आए, लेकिन आएगा और आप लोग इसे पसंद भी करेंगे, मुझे पता है। यदि अच्छा लगे तो आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज मैं इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं, जब कभी भी आप फ्लैट या कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं अपने लिए या फिर इन्वेस्ट करने के लिए, तो किन किन बातों का ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है। तो मैंने इसको 10 पॉइंट में डिवाइड कर दिया है। आज उन्हीं पॉइंट पे चर्चा करेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं एक एक करके सारे पॉइंट्स को। तो पहला पॉइंट जो हमारा है, लोकेशन के बारे में जानकारी जरूर लें। यानी कि जब कभी भी आप लोग किसी भी प्रॉपर्टी को फाइनल करने जा रहे हैं तो सबसे पहले वो प्रॉपर्टी जहां पे लोकेटेड है उसके बारे में आपको पूरा जान लेना चाहिए। वहां की रोड कनेक्टिविटी क्या है, फ्यूचर स्कोप क्या है और किस तरीके से फिर वो डेवलप होगा आने वाले टाइम में। क्योंकि कई बार क्या होता है, चीजें आपको बता दी जाती हैं पर लंबे समय तक वो अटक जाती हैं। खासकर जब कोविड जैसी सिचुएशन है और अब मार्केट में 90% एंड यूजर्स ही हैं, तो आप ये मान के चलिए कि जो डेवलपमेंट वर्क है वो धीमे चलेगा। इसलिए यदि आप अपने रहने के लिए देख रहे हैं तो बहुत ज़्यादा दूर आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। आप पास के लोकेशन पे देखें और उस लोकेशन के प्रोज कॉन्स और उसका पूरा ओवरव्यू जरूर जान लें। दूसरे पॉइंट की बात करें तो बिल्डर के बारे में जानकारी लेना बहुत ही जरूरी हो जाता है आपके लिए। यानी कि वो बिल्डर कैसा है, उसकी हिस्ट्री कैसी है, क्या लेगेसी है, कितने प्रोजेक्ट उसने डिलीवर किए हैं, किस तरीके से डिलीवर किए हैं, क्या निगेटिविटी उस बिल्डर की है, वो बिल्डर कैश रिच है या नहीं है। ये सारी जानकारी आपको लेनी चाहिए। यदि आपको इसमें कुछ दुविधा आ रही है तो आप जाने माने कंसल्टेंट से, जो भी जिस लोकेशन के अच्छे लोग हैं उनसे आप जरूर कंसल्ट करें। आपको लगता है तो आप सौदागर से भी संपर्क कर सकते हैं। तो जब तक आप बिल्डर को पूरी तरीके से जान ना लें तब तक आपको आगे कदम नहीं बढ़ाना चाहिए। बात करें तीसरे पॉइंट की, तो प्रोजेक्ट के बारे में भी जानिए। यानी कि जब आप बिल्डर को समझ लिए तो पर्टिकुलर उस प्रोजेक्ट के बारे में भी इन एंड आउट आप समझें। प्रोजेक्ट का साइज क्या है, किस तरीके से आपको वहां पे फ्लैट मिल सकते हैं, एक फ्लोर पे कितने फ्लैट्स हैं, ये सारी जानकारी लें। इसके साथ साथ आप ये भी जानें कि वो प्रोजेक्ट जो बन रहा है उसमें लैंड ओनर कौन है, कंस्ट्रक्शन कौन कर रहा है और बेच कौन रहा है, यानी कि प्रमोटर कौन है। क्योंकि अधिकांश समय में आपको सिर्फ प्रमोटर दिखता है, बाकी दो बॉडी कौन सी हैं वो आप नहीं जान पाते हैं जब तक कि आप उसको गहराई में जाके ना देखें। इसके लिए आप रेरा में भी डिटेल में पढ़ सकते हैं। जाने माने जो जानकार हैं उनसे भी आप संपर्क कर सकते हैं, या फिर आप साइट पे जा रहे हैं तो उनसे इन सब चीज़ों के बारे में खुलकर चर्चा जरूर करिए। आइए बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, यानी कि यूनिट के बारे में भी आपको जानकारी जरूर लेनी चाहिए। यूनिट के बारे में कहने का मतलब ये है, जिस फ्लैट को आप चूज करने जा रहे हैं उसका डायरेक्शन क्या है, क्या आपके लिए वास्तु मैटर करता है या नहीं। अगर मैटर करता है तो उस पर वो कितना उपयुक्त है ये जानें। खासकर आपको ये देखना चाहिए कि वहाँ पे लाइट वेंटिलेशन कैसा है। क्योंकि अगर आप पुणे जैसे शहर में देखें तो यहाँ साउथ वेस्टर्न विंड यानी कि पछुआ हवा ज़्यादा चलती है। तो हम लोगों को रेकमेंड ये करते हैं कि आपका जो पूरा फ्लैट है वो साउथ वेस्टर्न की तरफ अगर ओरिएंटेड हो तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा हो सकता है। इसके साथ साथ आप, जैसा मैंने कहा, वास्तु, या फिर हो सकता है कि वो पर्टिकुलर जो डिज़ाइन है उस बिल्डिंग की वो इस तरीके से है, एरोडायनेमिक है और आपको वेंटिलेशन मिल सकता है। तो बाकी चॉइसेस भी आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। इसके बारे में पूरी तफसील कर लें, उसके बाद ही आप आगे बढ़ें। बात करते हैं पांचवें पॉइंट की, यानी कि प्राइस के बारे में। प्राइस के बारे में मतलब ये है कि जब आप कोई यूनिट ले रहे हैं तो उसका प्राइस बाइफर्केशन किस हिसाब से बनाया गया है, किस चीज के लिए कितना चार्जेज आपसे लिया जा रहा है। तो आप ये जरूर ध्यान दें कि आपको किस किस समय पे कितना कितना पेमेंट देना है। एक तो हो गया आपका पेमेंट शेड्यूल, दूसरा आपका एग्रीमेंट के टाइम पे कितना पैसा आपको देना है, क्या आपके पास उतना तैयार है। यदि नहीं तैयार है तो क्या बिल्डर उसके लिए आपको फ्लेक्सिबिलिटी दे सकता है
इन सब चीज़ों के बारे में आप पहले ही बिल्डर से चर्चा जरूर कर लीजिए कि अगर वो तैयार होता है तो आपके लिए अच्छा है, नहीं तैयार होता है तो आपके पास क्या ऑप्शंस हैं, आप उसे देख के ही फिर आप आगे बढ़ने के बारे में सोच सकते हैं। खासकर आपको पोजीशन के टाइम पे क्या क्या चार्जेस देने हैं वो भी आप समझ लें टोटल, क्योंकि कई बार क्या होता है प्राइस लिस्ट में आपको बेसिक कॉस्ट बताई जाती है, यानी कि फ्लैट का बेसिक कॉस्ट क्या है, एरिया इंटू रेट। उसके बाद उस पर इंफ्रास्ट्रक्चर चार्जेस जिसमें कि आपका सोसाइटी फॉर्मेशन, एमएसीबी और पार्किंग, ये सब मिला के जो इंफ्रास्ट्रक्चर चार्ज जोड़ा जाता है, उसके बाद आपका आता है एग्रीमेंट वैल्यू जिस पे आपका फ्लैट का एग्रीमेंट होता है। अब उस एग्रीमेंट वैल्यू पे ही सारे टैक्सेस आपके कैलकुलेट किए जाते हैं। सारे टैक्सेस यानी कि स्टैम्प ड्यूटी, जीएसटी, रजिस्ट्रेशन और जो भी उस बिल्डर का लॉयर फी वगैरह वो मिला के ये आपका टोटल कॉस्ट आया। पर अगर आप ग्रैंड टोटल की बात करें तो ये ग्रैंड टोटल नहीं है। इसमें आपका मेंटेनेंस, अगर बिल्डर कॉर्पस फंड ले रहे हैं, सिंकिंग फंड ले रहे हैं तो वो कितना है, ये सब के बारे में जानकारी जरूर लें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने अपने दिमाग में टोटल प्राइस जो है बिठा लिया है और पोजीशन के टाइम पे 2-3 लाख रुपए और लग रहे हैं। प्लस एनी पॉइंट ऑफ टाइम आपको इंटीरियर के लिए भी सोच के रखना चाहिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप पोजीशन के टाइम पे जा रहे हो तो आपका ये 2-3 लाख रुपए चला गया सिंकिंग फंड, कॉर्पस फंड या फिर मेंटेनेंस में और आपके पास पैसा ही नहीं बचा इंटीरियर के लिए। तो इसके लिए आप पहले प्राइस को अच्छे से समझ लें। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, छठा नंबर, यानी कि लोन के बारे में। यदि आप उस यूनिट पे लोन ले रहे हैं तो आप देख लें किस किस बैंकिंग इंस्टीट्यूट्स के क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट हैं, उनका क्या तरीका है रेट कैलकुलेशन का, वो प्री ईएमआई ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। आजकल जैसे बहुत सारे बैंक आपको एक तरीके से ईएमआई हॉलीडे भी प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी कि कुछ समय का ईएमआई आपका वेव ऑफ हो रहा है। इन सब के बारे में आप जानकारी ले लें। उसके अलावा अगर आप फोरक्लोजर करना चाहते हैं कुछ टाइम में तो उसके क्या क्लॉजेज हैं, या इन फ्यूचर अगर आप बैंक स्विच करना चाहते हैं तो उसके क्या चार्जेस रहेंगे, ये सारी जानकारी आपको पहले ही ले लेनी चाहिए, जिससे कि प्रॉपर्टी फाइनल करने के बाद या एग्रीमेंट के बाद आपको इतनी दुविधा या किसी समस्या या फिर कुछ ऐसी चीजें जो आपने नहीं सोचा था वैसा हो, ये सब नहीं होना चाहिए। आप ये भी पूछें कि लोन लेने पर आपको वहाँ पे लोन का इंश्योरेंस भी कंपलसरी है, घर का जो उस पर्टिकुलर यूनिट का इंश्योरेंस कराना भी जरूरी है या नहीं है, क्योंकि अगर जरूरी है उस इंस्टीट्यूशन के साथ तो उसके भी एडिशनल चार्जेस लगते हैं। ये सारी जानकारी आप जरूर ले लें लोन के, जो भी आप इंस्टीट्यूशन से बात कर रहे हैं। बात करते हैं अगले पॉइंट की, यानी कि बुकिंग के समय आपको क्या क्या ध्यान देना चाहिए। बुकिंग के समय जब आपने सारी जानकारी ले ली है, अब समय आ गया है बुकिंग का, तो आप बिल्डर से ये बात कर लें कि जो यूनिट आपने सेलेक्ट किया था वो अवेलेबल है कि नहीं, ये तो आपको चेक करना ही चाहिए। साथ ही साथ आप ये भी पूछें, मान लीजिए किसी वजह से अगर आपको कैंसिल करना पड़े विद इन अ सर्टेन टाइम फ्रेम, तो उसके क्लॉजेस क्या हैं, क्या आपको पूरा पैसा वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा। आपकी सावधानी के लिए मैं बता दूं तो आपको कोशिश ये करनी चाहिए, जब आप बुक कर रहे हैं या कुछ भी आपके मन में दुविधा है तो आप 3-4 दिन या हफ्ते भर का पीडीसी चेक दें बिल्डर को, यानी कि वो बफर टाइम आपको ऐसा मिल जाता है कि अगर कुछ भी डाउट आपके दिमाग में है तो आप उसे क्लियर कर सकते हैं, या अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा कहीं भी कुछ गड़बड़ हो रहा है, कैलकुलेशन नहीं हो पा रहा है, पैसे का जुगाड़ नहीं हो पा रहा है, या कुछ और भी अच्छे ऑप्शंस मिल जा रहे हैं आपके हिसाब से, तो आपको बैकआउट करने का पूरा फ्रीडम मिल सके, क्योंकि वो पैसा आपका डेबिट हुआ नहीं रहेगा तो आप कभी भी जो है स्टॉप पेमेंट लगा के बिल्डर से आप जो है अपना चेक वापस ले सकते हैं। इसलिए बुकिंग के टाइम पे ये चीजें आप जरूर जान लें और एक बार आप दोबारा चेक कर लें, जो जो आपने चीजें बात की थी पहले, प्राइसिंग उसी हिसाब से है और कब कब देना है इसके बारे में भी आप जानकारी जरूर ले लें। बात करते हैं अगले पॉइंट की, टोकन लेने से बचें। आजकल के समय में अगर आप देखें तो ज्यादातर लोग आपको टोकन के बारे में ही बता रहे हैं, आप लीजिए 25,000, 50,000, लाख रुपए, जैसा जो प्रोजेक्ट है, जैसा लोकेशन है, वहां हर जगह आपको टोकन पिच किया जा रहा है। पर इससे बचें। मेरा मानना यह है कि जब तक आप ये सारे पॉइंट पूरी तरीके से वेरीफाई ना कर लें, इसको जान ना लें, तब तक आप कहीं भी ना बुकिंग करें ना टोकन दें। क्योंकि टोकन के लिए आपसे क्या कहा जाता है, आप टोकन ले लें सर, ये तो रिवर्ट हो जाएगा, इसका रिफंड मिल जाएगा आपको, नहीं समझ में आए तो ले लेंगे। इससे होता क्या है कि आप चीजों को एक्सप्लोर करना बंद कर देते हैं, या फिर घुमा फिरा के आप उसी पर्टिकुलर यूनिट पे, उसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे अटक से जाते हैं।
और जब समय आता है फाइनल करने का तो वहाँ एक साथ इतने लोगों को बुलाया जाता है या इतना ज़्यादा समय आपको नहीं मिल पाता है। अगर आप ऑनलाइन भी बुकिंग कर रहे हैं ओवर द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या फिर किसी भी माध्यम से घर पे बैठ के, तो भी आपको एक सर्टेन टाइम फ्रेम मिलता है, उसी के अंदर ही आपको यूनिट डिसाइड करनी होती है। तो हमें ऐसा लगता है कि उसमें आपको थोड़ा समय जरूर मिलना चाहिए जिससे कि आप अपने चुनिंदा फ्लैट को चुन सकें। तो कभी भी टोकन या बुकिंग तब तक ना करें जब तक कि आप पूरी तरीके से उसके बारे में जानकारी ना ले लें और उससे आप संतुष्ट भी हों, तभी आप आगे बढ़ें। बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की, यानी कि डिसबर्समेंट ऑफ द लोन। जब आपने प्रॉपर्टी खरीद लिया, आपने एग्रीमेंट कर लिया, अब बात आती है कि जब बिल्डर आपसे डिसबर्समेंट मांगेगा, यानी कि जो अगर आप लोन लिए हैं तो लोन से वो डिसबर्समेंट होना है, तो आप ये देख लें कि वो कब डिसबर्स होने वाला है और कितना अमाउंट। अगर उसमें से कुछ हिस्सा आपके पास रेडी है तो आप कोशिश करें अपने पॉकेट से ही पे कर दें। इससे आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट बच सकता है। यानी कि मान लीजिए आपने कोई यूनिट फाइनल किया है 50 लाख में, उसमें आपने 40 लाख का लोन लिया है, तो जरूरी नहीं है कि आप पूरा 40 लाख रुपए लोन के लिए डिसबर्स कराएं। आप समय समय पे अपने पॉकेट से भी पेमेंट कर सकते हैं। हो सकता है पोजीशन तक वो 35 लाख रुपए ही रह जाए, 30 लाख रुपए ही रह जाए, बीच में 5-10 लाख रुपए आप अपने पॉकेट से ही पे कर दें। इससे आपका जो 20 साल तक लोन चलने वाला है लगभग आप दुगना पे करते हैं। यानी कि 40 लाख के लोन पे लगभग 38 to 40 लाख रुपीस आप एक्स्ट्रा पे करने वाले हैं। तो आप जितना पेमेंट पोजीशन के पहले कर ले जाते हैं उतना अमाउंट आपका एक्स्ट्रा भी बच जाता है, क्योंकि उसका डबल आप पे करने वाले हैं आने वाले समय में। तो इस चीज को भी आप अच्छे से जान लें, और अगर हो सके कि कुछ डिसबर्समेंट को आप आगे शिफ्ट करा सकते हैं बिल्डर से बात करके, 15 दिन 1 महीने हर डिसबर्समेंट को अगर आप आगे खींचते हैं तो आपकी जो सैलरी है या फिर जो भी इनकम का सोर्स है वहां से पैसे आप जुटा पाएंगे और बिल्डर को डायरेक्ट पे करके बचा हुआ डिसबर्समेंट आप बैंक से ले सकते हैं। बात कर लेते हैं पोजीशन के टाइम पे। तो पोजीशन के समय हमें क्या ध्यान देना चाहिए? जो सारी चीजें आपने बुकिंग के पहले से लेके बुकिंग के समय तक जो चर्चा आपने बिल्डर से की है या बुकिंग के बाद भी आपका कुछ कम्युनिकेशन हुआ है, क्या उस तरीके से आपका फ्लैट है? पहले आप उसे देख लें अच्छे से। अगर आप किसी चीज से असंतुष्ट हैं तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आप बिल्डर से बात करें। उसमें कुछ चीजें ऐसी भी हो सकती हैं जो क्लीनिंग का हो या फिर कुछ ऐसे माइनर चीजें हो जिसे कि रेक्टिफाई करके उसे इम्प्रूव किया जा सकता है। तो आप वो चीजें पहले बिल्डर को बता दें, एक चेकलिस्ट बना के। वो चीजें जब पूरी तरीके से हो जाएं तभी आप अपने फ्लैट का पोजीशन लें। तो दोस्तों, ये थी कुछ जानकारी जो कि आपको अपने यूनिट को खरीदने से पहले और पोजीशन लेने तक सावधानियों के बारे में थी। यदि आपको कुछ इसमें लगता है कि और भी कवर करना चाहिए आने वाले समय में, आप हमें बताएं। आपको ये प्रयास कैसा लगा ये भी आप हमें कमेंट में लिख के बताएं, और अपने जानने वालों तक सौदा घर जरूर बताएं, सौदा घर के बारे में बताएं, जिससे कि हमें प्रोत्साहन मिलता रहे और ये जो नंबर बढ़ता है सब्सक्राइबर का, ये बड़ा अच्छा लगता है। तो आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा, आप सब्सक्राइब भी किए होंगे। जल्द मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, एक नए डिटेल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।